तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो आवर्त सारणी होता क्या है या आवर्ती वर्गीकरण होता क्या है, पहले हम ये समझ लें। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से मतलब क्या है। तो यदि हम बात करें जितने भी तत्व होते हैं उन तत्वों में अगर रासायनिक गुण समान होते हैं, यानी कि उनके रासायनिक गुण समान मिलते हैं तो उन्हें एक साथ रखा जाता है, और यदि उनके रासायनिक गुण समान नहीं होते तो उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। तो तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर समान या असमान रूप से एक व्यवस्थित क्रम में रखना ही कहलाता है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो हमारे इतिहास में बहुत से लोगों ने तत्वों का वर्गीकरण किया। सबसे पहला वर्गीकरण किया था डोबेराइनर ने, जिसे हम कहते हैं डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। परंतु इनके सिद्धांत में अनेक कमियां निकली, जिसके कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। फिर आगे चलकर मेंडलीफ आए और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी प्रस्तुत किया। परंतु मेंडलीफ के आवर्त सारणी में बहुत सारी कमियां थी। परंतु मेंडलीफ के आवर्त सारणी में अनेक कमियां होने की वजह से वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बाद आधुनिक आवर्त सारणी आया, जिसे मोजले ने प्रस्तुत किया। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को अच्छे से वर्गीकृत किया गया। और आज हम जो तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर ही करते हैं। तो पिछले दो वीडियो में मैंने डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बारे में बता रखा है, परंतु आज के इस वीडियो में मैं फिर से उसको रिपीट कर दे रहा हूँ और शॉर्ट में रिपीट करूँगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पिछले दो वीडियो देख सकते हैं। तो यदि हम बात करें डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत की, तो डोबेराइनर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। डोबेराइनर ने तत्वों को तीन तीन के समूहों में रखा और इस समूह को ही त्रिक कहा गया। तो याद रखिएगा, त्रिक सिद्धांत किससे संबंधित है? डोबेराइनर से संबंधित है। अब डोबेराइनर ने इस सिद्धांत में क्या कहा था, आइए उसे डिटेल से समझते हैं। तो डोबेराइनर ने समूह में तीन तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा तथा बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत के बराबर होता है। तो उन्होंने क्या किया कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा और तीन तत्वों को रखा। तो जो बीच वाला तत्व था उसका परमाणु भार बाकी दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर था। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें, लिथियम का परमाणु भार 7 और पोटेशियम क्या है, कितना है, 39 है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दें तो लगभग आएगा आपका 23। तो सोडियम का परमाणु भार क्या आ गया, 23। तो ये था डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। तो डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत की यह कमी थी कि ये सभी तत्वों पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की। तो न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा और न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। न्यूलैंड ने अपने क्लासिफिकेशन में क्या किया कि उन्होंने सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त किया। और उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में देखा कि हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व के गुणधर्म में समानता रखता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि लिथियम के बाद जो सोडियम है इनके गुणों में समानता है। तो आप देखेंगे कि लिथियम के 8वें स्थान से आपको मिलेगा सोडियम। तो इनके जो रासायनिक गुण हैं वो एक दूसरे के क्या है, समान है। और यह समानता ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हमारे 7 सुर होते हैं। 7 सुरों में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा फिर से आता है 8वें बार पे, सेम वैसे ही था। अगर हम बात करें इनकी कमियों की, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, इसके बाद यह नियम फेल हो जाता है। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही हैं, परंतु बाद में कई नए तत्वों की खोज हुई और इस कारण न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था वो रिजेक्ट हो गया। इसके बाद आया मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ ने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया। कैसे किया? तो उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, यानी कि एक आवर्त सारणी बनाया। तो यदि हम बात करें मेंडलीफ की, तो मेंडलीफ एक रशियन वैज्ञानिक थे। उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण में प्रमुख योगदान दिया। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि मेंडलीफ ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो डिपेंड करती थी परमाणु भार के आधार पर। तो आप याद रखिएगा कि मेंडलीफ ने हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में टेबल में अरेंज किया। तो मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार रखा वो रखा तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में
ग्रुप यानी कि वर्ग और पीरियड यानी कि आवर्त में बांटा। तो जो खड़े कॉलम थे उसको वर्ग बोलते थे और जो 36 कॉलम थे उन्हें आवर्त बोला जाता था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। परंतु मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में प्रेडिक्शन कर दिया था कि आने वाले समय में नए तत्व खोजे जाएंगे। परंतु इन सब के बाद भी मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी आइए समझते हैं। समान गुण रहने के बावजूद भी तत्वों को अलग अलग रखा गया। दूसरा कमी ये था कि ज़्यादातर एटॉमिक मास वाले तत्वों को कम एटॉमिक मास वाले तत्वों से पहले रखा गया, जैसे कि आयोडीन का एटॉमिक मास है 126 और टेल्यूरियम का है 127। तो आयोडीन को पहले न रखकर टेल्यूरियम को पहले रखा गया। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के बाद आया आधुनिक आवर्त सारणी। तो सन 1913 में हेनरी मोजले ने एलिमेंट्स के नए गुण यानी कि परमाणु संख्या, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एटॉमिक नंबर को आधार मानते हुए तत्वों को उनको वर्गीकृत किया। यानी कि उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में रखने का क्या आधार था। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। और उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी की जो परिभाषा रखी वो इस अनुसार रखी, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, आवर्ती फलन क्या होता है आगे हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। जबकि वही बात करें हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर रखा गया था। तो मेंडलीव ने कहा था कि तत्वों के जो गुण होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा, यानी आप इस परिभाषा को भी याद रखिएगा जब आप मेंडलीव की आवर्त सारणी लिखेंगे। इस आधार पर आपको क्लियर हो गया होगा कि तत्वों के जो गुण हैं वो उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, न कि उनके परमाणु भार पे। और मेंडलीव ने जो आधार रखा था परमाणु भार रखा था, जबकि मोजले ने अपने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत करने का आधार रखा था परमाणु क्रमांक। तो जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये एक आधुनिक आवर्त सारणी है। तो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 वर्टिकल कॉलम में रखा, जिसे हम कहते हैं वर्ग, इंग्लिश में बोला जाता है ग्रुप। और 7 हॉरिजॉन्टल रो है जिसे बोला जाता है पीरियड यानी कि आवर्त। तो जो खड़े कॉलम है उसको हम बोलते हैं वर्ग और जो 36 कॉलम है उसको बोलते हैं हम आवर्त। इसके अलावा परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 जिसे बोला जाता है लेंथेनाइड और परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 जिसे कहा जाता है एक्टेनाइड, इन्हें आवर्त सारणी में स्थान न देकर नीचे की ओर 2 अलग पंक्तियों में रखा गया। अब आपके दिमाग में ये बात चली होगी कि कैसे हम इन तत्वों को याद रखें। तो आपको पूरे तत्वों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ आप उनको याद रखिए। और यदि आप सभी तत्वों के नाम याद करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ट्रिक बना रखा है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो यदि हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, तो हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक सबसे कम है, इसलिए हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया है। तो बात करें हम आवर्त की, तो मैंने बताया था कुल आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। आइए देखते हैं कि सभी आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो यदि हम बात करें पहले आवर्त की, तो पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। वही बात करें हम दूसरे आवर्त की, तो दूसरे आवर्त में कुल 8 तत्व हैं, आप देख सकते हैं दूसरे लाइन पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये तत्वों की संख्या टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो होगा 8। उसी तरह तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं, आप देख सकते हैं। चौथे और पाँचवें में 18 तत्व हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं और जो 7वां आवर्त है वो कंप्लीट हो चुका है। आधुनिक आवर्त में अगर देखा जाए उन तत्वों की खोज हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी लगभग 32 तत्व हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व आपको काउंट करने पर नहीं आएंगे, कुल 18 ही तत्व आएंगे। तो अब कैसे 32 होगा? तो जो 14 तत्व हैं छठे और सातवें में वो नीचे रखे गए हैं, तो ऊपर के 18 और नीचे के 14 तत्वों को अगर हम काउंट कर ले तो टोटल कितने तत्व हो जाएंगे? 32 तत्व हो जाएंगे। तो याद रखिएगा छठे और सातवें आवर्त के तत्वों को नीचे रखा गया है। तो आवर्त एक में 2 तत्व होने के कारण इसे हम बोलते हैं अति लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे में 8 तत्व होने की वजह से इसे हम बोलते हैं लघु आवर्त। चौथे और पाँचवें में 18 तत्व होने की वजह से इसे हम बोलते हैं दीर्घ आवर्त।
और छठे और सातवें में 32 तत्व होने के कारण इसे हम बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। तो आप इसे याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक आवर्ती सारणी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको 5 ग्रुप के बारे में मैं बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले ग्रुप की बात करें तो पहले ग्रुप के तत्वों को हम बोलते हैं एल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन को येलो कलर से रखा गया है। तो हाइड्रोजन को छोड़ दें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रेंसियम ये सभी तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातुएं। अब हाइड्रोजन को अलग क्यों कलर से किया गया, क्योंकि जो हाइड्रोजन के गुण हैं इनसे नहीं मिलते, पर इन्हें क्षार धातु में रखा गया है। क्यों रखा गया है आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे। वहीं बात करें हम दूसरे ग्रुप की, तो दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु। वहीं हम बात करें ग्रुप 11 की कुछ तत्वों को देखा जाए तो उन्हें सिक्का धातु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इनका उपयोग सिक्का बनाने में होता था। इसके बाद आता है ग्रुप नंबर 70 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हें हैलोजन परिवार कहा जाता है। इस ग्रुप में आने वाले तत्व सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और उसमें सबसे जो क्रियाशील है वो है फ्लोरीन। और इस ग्रुप के तत्वों के आउटर मोस्ट सेल में यानी कि बाहरी कोश में सदैव 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन देखेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन देखेंगे। और जिनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से परिवार के कहलाएंगे, हैलोजन परिवार के तत्व कहलाएंगे। तो याद रखिएगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब में सबसे जो क्रियाशील होता है वो होता है फ्लोरीन। तो नेक्स्ट हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 18। ये हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं अक्री गैस यानी कि इनर्ट गैस। इन्हें शून्य समूह भी कहा जाता है या फिर इन्हें हम नोवेल गैस भी कहते हैं। इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इन्हें शून्य समूह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी संयोजकता शून्य होती है, यानी कि ये तत्व किसी से अभिक्रिया नहीं करते। परंतु आधुनिक खोजों में जो ज़ेनॉन है उसके कई यौगिक खोजे गए हैं। तो आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बात को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए पीरियोडिक टेबल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में हम जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक कुल तत्वों की संख्या अगर हम बोले यानी कि अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या बोले तो वो है 118। उसके अलावा अगर हम बात करें 118 तत्वों में 91 जो तत्व हैं वो धातु हैं और 27 जो तत्व हैं वो अधातु हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो यदि हम बात करें पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है यानी कि एलिमेंट्स कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। पर यहीं पर एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन और आता है। यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है, एल्युमिनियम है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन और सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु यानी कि मेटल है एल्युमिनियम। वहीं बात करें हम पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन, क्योंकि आपने देखा है कि पूरे आवर्त सारणी में जो पहला तत्व वो है हाइड्रोजन और इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक है। वहीं बात करें हम पूरे आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु की, तो पूरे आवर्त सारणी में जो सबसे हल्का धातु है वो है लिथियम। वहीं बात करें हम पूरे आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व की, तो सबसे भारी तत्व है अनअनोक्टियम। तो यदि हम बात करें अनअनोक्टियम की, तो ये मैन मेड एलिमेंट है यानी कि ये प्रकृति में नहीं प्राप्त होता, ये मनुष्यों द्वारा निर्मित तत्व है। परंतु आपसे अगर पूछा जाए कि नेचुरली हैवी तत्व कौन सा है, तो वो है यूरेनियम। वही बात करें हम सबसे भारी धातु की, तो सबसे भारी धातु होता है ऑस्मियम। एक बात और याद रखिएगा कि सबसे हाई डेंसिटी यानी कि सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, तो ऑस्मियम का ही होता है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है, तो आप सभी को पता है वो है पारा। और कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है, तो वो है ब्रोमियम। तो आइए आधुनिक आवर्त सारणी से जुड़े हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये खड़े कॉलम है इनको कहते हैं हम ग्रुप, जिसकी संख्या है 18। और वहीं जो आपके वर्टिकल कॉलम है यानी कि जो 36 कॉलम है उसे हम बोलते हैं पीरियड, जिनकी संख्या है 7। अब यहाँ पर मैं आपको ग्रुप और पीरियड यानी कि वर्ग और आवर्त से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहूँगा।
जब भी कोई तत्व एक ही ग्रुप में रखा जाता है यानी कि एक ही खड़े कॉलम में रखा जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं उनके जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगे यानी कि उनके जो रासायनिक गुण हैं वो समान होंगे। जैसे अगर पहले ग्रुप की बात करें, हाइड्रोजन को छोड़ देते हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सभी एक ही ग्रुप में रखे गए हैं तो इनके जो रासायनिक गुण हैं वो समान होंगे। इसके साथ साथ इनकी जो वैलेंसी है, इनकी जो संयोजकता है वो भी समान होगी। वहीं हम बात करें आवर्त की, तो आवर्त में जब तत्व एक ही साथ रखे जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनके नंबर ऑफ ऑर्बिटल यानी कि उनके जो ऑर्बिटल की संख्या है वो समान होगी। ऑर्बिटल कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि उनके आवर्त की संख्या, कोषों की संख्या समान होगी। तो याद रखिएगा कि एक ही आवर्त में अगर तत्वों को रखा गया है तो उसका मतलब कि उनके कोषों की संख्या समान होगी। जैसे यदि हम बात करें चौथे आवर्त की, तो चौथे आवर्त का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोषों की संख्या कितनी होगी, 4। यदि पांचवा आवर्त है तो उसमें कोषों की संख्या कितनी होगी, 5। पहला आवर्त है तो उसमें कोषों की संख्या कितनी होगी, 1। तो किसी भी आवर्त का मतलब ये हुआ कि उसमें कोष की संख्या। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो दोस्तों जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम देखते हैं हमें 4 प्रकार के उपकोष मिलते हैं, S, P, D और F। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा होगा कि जब भी हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे तो इन्हीं S, P, D, F में इलेक्ट्रॉनों को भर रहे थे। तो जब हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है जिस उपकोष में जाता है वो उसी उपकोष का तत्व कहलाता है। यदि आखिरी इलेक्ट्रॉन S में भर रहा है तो वो कहलाएगा S ब्लॉक का तत्व, P में जा रहा है तो P ब्लॉक का तत्व, D में जा रहा है तो D ब्लॉक का तत्व, F में जा रहा है तो F ब्लॉक का तत्व। तो इस आधार पर पूरे आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, S, P, D और F। तो आवर्त सारणी के पहले जो 2 वर्ग हैं उन्हें हम बोलते हैं S ब्लॉक के तत्व। उसके बाद तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग तक यानी कि 10 खड़े कॉलम में रखा गया है D ब्लॉक को। उसके बाद आपके 13वें से लेकर 18वें तक यानी कि कुल 6 खड़े कॉलम में रखा गया है P ब्लॉक को। और बाकी नीचे की ओर F ब्लॉक के तत्व हैं जिन्हें 14 खड़े कॉलम में रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे आवर्त सारणी को उपकोष की संख्या के आधार पर यानी कि उपकोष के आधार पर S, P, D और F ब्लॉक में बांटा गया है। तो यदि आप 7वें आवर्त में देखेंगे तो 55, 56, 57, 57 के बाद आपको मिलेगा 72 यानी कि 72। तो बाकी 14 तत्व कहाँ हैं, तो बाकी जो 14 तत्व हैं यानी कि 58 से लेकर 71 तत्व जो हैं वो नीचे रखे गए हैं जिन्हें हम बोलते हैं लैंथेनाइट। वहीं नीचे की ओर यानी कि 7वें आवर्त में देखेंगे आप 87, 88, 89। तो 89 के बाद आपका 104 है यानी कि आपका 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को नीचे रखा गया है जिसे हम बोलते हैं एक्टेनाइट। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि आवर्त 6ठे और 7वें के जो 14 तत्व हैं उन्हें नीचे रखा गया है यानी कि आवर्त सारणी में नीचे की ओर स्थान दिया गया है जिन्हें हम लैंथेनाइट और एक्टेनाइट कहते हैं और ये F ब्लॉक के तत्व हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वही ब्लॉक कहलाता है यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन S में गया तो वो S ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में सोडियम का करके देख सकते हैं। तो जब आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 3s1 में जाएगा यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, S में, इसलिए ये किस ब्लॉक का तत्व है, S ब्लॉक का तत्व है। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जो फर्स्ट ग्रुप है यानी कि पहला वर्ग है उसे हम बोलते हैं एल्कलाइन मेटल यानी कि क्षारीय धातु। वहीं जो दूसरा ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु ये S ब्लॉक के तत्व हैं। अब आते हैं ग्रुप 18 पर जिन्हें हम बोलते हैं इनर्ट गैस या फिर जीरो ग्रुप भी बोलते हैं जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, और इन्हें नोबेल गैस भी बोला जाता है। तो 18वें ग्रुप के तत्व को इनर्ट गैस, नोबेल गैस या फिर जीरो ग्रुप कहा जाता है। अब बारी आती है 17 ग्रुप की। तो 17 ग्रुप को हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं जिसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आते हैं। वहीं बात करें हम 16वें ग्रुप की तो इसको हम बोलते हैं चैल्कोजेन, इसे ऑक्सीजन परिवार भी कहा जाता है। वहीं बात करें हम ग्रुप 15 की
तो 15 ग्रुप को हम बोलते हैं निक्टोजन या फिर नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहे जाते हैं। वही बात करें हम ग्रुप 11 की, तो इसे हम बोलते हैं क्वाइंजेंस यानी कि मुद्रा धातु, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया। अब बात आती है कि 17 ग्रुप को हैलोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका यूज़ होता है साल्ट बनाने में, जैसे NaCl, KCl। अब 16 ग्रुप को चैल्कोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी ओर होते हैं या मिनरल्स होते हैं, यानी कि जितने भी अयस्क होते हैं और खनिज होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्साइड रूप में, सल्फाइड रूप में। आपने पढ़ा होगा जब क्लास 10th में आपने धातुओं का निष्कर्षण पढ़ा होगा। वहीं 15वें ग्रुप को निक्टोजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सफोकेटिंग करती हैं, यानी कि ये टॉक्सिक होती हैं, यानी कि दम घुटने वाली होती हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया। तो ये सभी क्या होती हैं, सफोकेटिंग नेचर की होती हैं। और क्वाइनोजन में वे एलिमेंट्स आते हैं जिनका क्वाइन बनता है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर इत्यादि। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जो S ब्लॉक और P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो S और P ब्लॉक के तत्वों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है, एक्सेप्ट 0 ग्रुप, यानी कि 18वें ग्रुप को छोड़कर, क्योंकि 18वां ग्रुप भी आपका किस में आता है, P ब्लॉक में आता है। बट इसको हम छोड़ दें तो बाकी S और P ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। वही बात करें हम डी ब्लॉक के तत्वों की, तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम बोलते हैं ट्रांसिएशन एलिमेंट, यानी कि संक्रमण तत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में संक्रमण तत्व पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। वहीं हम बात करें एफ ब्लॉक के तत्वों की, तो एफ ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं हम इनर ट्रांसिएशन एलिमेंट, यानी कि अंतः संक्रमण तत्व। तो इन्हें अंतः संक्रमण तत्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये संक्रमण तत्व के अंदर पाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि डी के बीच में पाए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। अब इसमें आपको अलग से 2 रो भी दिख रहे हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो ऊपर की ओर रो है इसे हम बोलते हैं लैंथेनाइट। याद रखिएगा, ऊपर वाला जो है उसे हम बोलेंगे लैंथेनाइट, और नीचे की तरफ जो है उसे हम बोलेंगे एक्टेनाइट। तो जो लैंथेनाइट है वो स्टार्ट होते हैं 58 से लेकर 71 के बीच, और जो एक्टेनाइट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 90 से लेकर 103 के बीच। तो याद रखिएगा कि एफ ब्लॉक के तत्वों के 2 सीरीज हैं, लैंथेनाइट और एक्टेनाइट। तो आइए देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कितने कैटेगरी में बांटा गया। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल और नोबल मेटल, इन 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये जो चौथा कैटेगरी है मैंने अलग से बनाया हुआ है। तो नोबल मेटल क्या होते हैं आगे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल की। तो दोस्तों हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 75% एलिमेंट हैं, यानी कि जो 75% तत्व हैं वो मेटल है, यानी कि धातु हैं। तो याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में 75% जो तत्व हैं वो धातु हैं। कौन कौन से हैं धातु? जितने भी एस ब्लॉक के तत्व हैं सारे आपके धातु हैं, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। याद रखिएगा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस ब्लॉक के तत्व सभी क्या है, मेटल हैं। और कुछ जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट भी धातु रूप में पाए जाते हैं, यानी कि सम पी ब्लॉक एलिमेंट। आइए देखते हैं अब सेमी मेटल कौन से हैं, यानी कि अर्ध धातु कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन। ये सभी जो आप देख रहे हैं जिगजैग मैनर में, यानी कि टेढ़े मेढ़े रेखा में जो दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सभी सेमी मेटल, यानी कि अर्ध धातु। इन्हें हम उपधातु भी कहते हैं। कौन कौन से? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन। तो ये जो 8 मेटल हैं ये हैं सेमी मेटल। तो इस जिगजैग के जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं सभी आपके मेटल हैं। याद रखिएगा ये सभी क्या है, मेटल हैं। और आपके जो राइट साइड है ये सभी क्या है, नॉन मेटल है। आइए मैं आपको कलरफुल दिखा देता हूँ। कलरफुल आपको अच्छे से समझ आएगा कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं और कौन से सेमी मेटल हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कलरफुल में, तो आपको लेफ्ट साइड जितने भी दिख रहे हैं, यानी कि जो पर्पल कलर से दिख रहे हैं वो सभी क्या है, मेटल हैं। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, यह अपवाद है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर पिंक कलर में दिख रहा है, ये है मेटलॉइड, यानी कि उपधातु है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है। और उसके बाद जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहे हैं राइट साइड,
ये सभी क्या है, नॉन मेटल है। आई होप कि आपको इससे बहुत ही हेल्प मिला होगा इसको समझने में कलरफुल से। ठीक है, आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, यानी कि नॉन मेटल कौन है, पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो पी ब्लॉक में कुछ धातु भी होते हैं, कुछ उपधातु भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम नोबल मेटल की। तो हम सभी जानते हैं कि जो मेटल होते हैं वो बहुत अधिक सक्रिय होते हैं, लेकिन जो नोबल मेटल होते हैं वो बहुत कम सक्रिय होते हैं, यानी कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। तो कौन कौन से नोबल मेटल हैं आपके, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो याद रखिएगा Ag, Au और Pt। तो हम सभी जानते हैं कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के गहने बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होते। जबकि हम सभी जानते हैं कि धातु बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं और रिएक्टिव होने की वजह से ये वायुमंडल में ख़राब होने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में बता देता हूँ। अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल जितने भी मेटल होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि द्रवणांक और क्वथनांक, वो क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रॉपर्टी होती है और ये धन आयन बनाते हैं। और यहाँ पर मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है कि इसके जितने भी ऑक्साइड होते हैं, यानी कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। वही बात करें हम धातु के आयनाइजेशन पोटेंशियल की, यानी कि आयनन विभव की, तो वो बहुत कम होता है। और मेटल जितने भी होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये सभी टॉपिक हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। वही बात करें हम नॉन मेटल की, तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। और इनकी जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, परंतु इनकी धनात्मकता क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रॉपर्टी अधिक होती है। वही बात करें हम सेमी मेटल की, जिसे इंग्लिश में मेटलॉइड भी कहा जाता है और हिंदी में इसे उपधातु कहते हैं। तो ये जो है धातु और अधातु दोनों के कैरेक्टर रखते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं सेमी मेटल। अब बात करते हैं हम नोबल मेटल की। तो हम सभी जानते हैं कि जो मेटल होते हैं वो बहुत अधिक सक्रिय होते हैं, लेकिन जो नोबल मेटल होते हैं वो बहुत कम सक्रिय होते हैं, यानी कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। तो कौन कौन से नोबल मेटल हैं आपके, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो याद रखिएगा Ag, Au और Pt। तो हम सभी जानते हैं कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के गहने बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होते। जबकि हम सभी जानते हैं कि धातु बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं और रिएक्टिव होने की वजह से ये वायुमंडल में ख़राब होने लगते हैं। तो आइए एलिमेंट्स यानी तत्वों से जुड़े हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी एलिमेंट आज तक खोजे गए हैं उनमें से कुछ जो है सिंथेटिक है, यानी कि मैनमेड है, और मैक्सिमम एलिमेंट जो है नेचुरल है। यानी कि 118 तत्वों में से जो 90 तत्व हैं वो है आपके नेचुरल, यानी कि प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जबकि जो आपके 28 एलिमेंट है वो सिंथेटिक है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित है। तो हम सभी जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर है। तो परमाणु क्रमांक 1 से लेके 90 तक, यानी कि 92 यूरेनियम तक, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरेनियम है। तो यूरेनियम 92 तक देखा जाए तो इसमें से दो तत्व को अगर हम छोड़ दें, दो तत्व कौन कौन से, ऐसे कौन से दो तत्व को छोड़ दें, तो सभी तत्व जो है वो नेचुरल एलिमेंट है। तो वो दो तत्व कौन से हैं, पहले हम वो भी जान लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर आप 43 टेक्नीटियम और आपका एटॉमिक नंबर 61 प्रोमेथियम। तो इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी 90 तत्व क्या हैं, नेचुरल हैं। और आपके दो तत्व जैसा कि मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक 43 टेक्नीटियम और आपका पीएम यानी कि प्रोमेथियम, ये दोनों आपके सिंथेटिक हैं। और 92 के बाद जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो सभी क्या है, सिंथेटिक है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नीचे की आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने बताया था कि F ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। तो F ब्लॉक में जो आपके एक्टेनाइड हैं नीचे वाला, तो एक्टेनॉइड श्रेणी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे कि अल्फ़ा बीटा गामा रेज इमिटेड होती हैं, यानी कि इनसे अल्फ़ा बीटा गामा किरणें निकलती हैं।
जिसके कारण जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनमें स्वतः विघटन की क्षमता होती है, मतलब ये समय के साथ धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं। तो सारे एक्टिनाइड जो हैं आपके रेडियो एक्टिव हैं। इसके अलावा जो फ्रेंसियम है, रेडियम है, ये भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, फ्रेंसियम और रेडियम को। तो याद रखिएगा कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, यानी कि अस्थायी होते हैं, और लगातार अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जित करते रहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी देख लेते हैं जिनसे कि आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि बात करें हम मेटल की, तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से मेटल हैं आइए जानते हैं। तो जनरली आपने पारा सुना होगा, जो कि सिंपली आपको सुनाई देता है कि पारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे मेटल हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सीजियम है, फ्रेंसियम है, ये सभी भी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये सभी रूम टेम्परेचर यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। एक और मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वो है गैलियम। तो ये 4 नेम याद रखिएगा, गैलियम, मर्क्यूरी, फ्रेंसियम और सीजियम। अब बात करें हम टंगस्टन की, जिसका एटॉमिक नंबर है 74। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि जो गलनांक है वो सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा जो टंगस्टन है वो सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट रखने वाला एलिमेंट्स है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग होता है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्मियम और इरिडियम की, तो इनकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। और ऑस्मियम से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जितने भी एलिमेंट है उसमें ऑस्मियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है यानी कि ऑक्सीकरण संख्या है वो सबसे ज़्यादा होती है, +8 होती है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑस्मियम की, कितनी होती है, +8 होती है। तो यदि मेटल की बात करें तो मेटल में बात करते हैं हम लिथियम की। तो जो लिथियम है वो सभी धातुओं में सबसे हल्का यानी कि सबसे लाइटर होता है। इस कारण ही लिथियम का उपयोग मोबाइल की बैटरी बनाने में काम आता है। तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो बैटरी है लिथियम की बनी हुई बैटरी है, तो रीज़न इसका यही है। अब यदि हम नॉन मेटल की बात करें यानी कि पी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें, तो पी ब्लॉक में जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं यानी कि गैस रूप में पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और वहीं बात करें हम ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब यदि हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा कि नॉन मेटल में सबसे अधिक अगर मेल्टिंग पॉइंट होता है तो वो कार्बन का होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आपको पता ही है कि कार्बन का जो एलोट्रॉप है यानी कि जो अपरूप है वो है डायमंड, और कार्बन की अत्यधिक मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ही जो डायमंड है वो अत्यधिक क्या है, हार्डेस्ट है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से एनायन यानी कि कौन से ऋणायन और धनायन सबसे बड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे छोटे एनायन की, यानी कि सबसे छोटा ऋणायन किसका होता है, तो वह है फ्लोरीन का ऋणायन। और वहीं सबसे बड़ा ऋणायन किसका होता है, आयोडीन का होता है। वहीं हम बात करें सबसे छोटे धनायन की यानी कि कैटायन की, तो सबसे छोटा जो धनायन होता है वो होता है H+ आयन की यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन की। और सबसे बड़ा जो धन आयन होता है यानी कि कैटायन होता है वो है सीजियम। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जितने भी हमारे अक्रिय गैस हैं, जैसे कि आपके हीलियम है, ठीक है, ये सभी मोनो एटॉमिक फॉर्म में आते हैं। यानी कि अक्रिय गैसों में हीलियम, नियॉन, आर्गन, आपके रेडॉन, ये सभी मोनो एटॉमिक है, लेकिन क्रिप्टॉन और जेनॉन को छोड़कर। यानी कि अक्रिय गैसों में क्रिप्टॉन और जेनॉन को छोड़ दे तो बाकी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन हमारे जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, बट हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन ये सभी आपके कंपाउंड के फॉर्म में नहीं मिलते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। वहीं बात करें हम डाई एटॉमिक की, यानी कि 2 परमाणु के रूप में N2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सभी डाई एटॉमिक हैं। वहीं बात करें हम ट्राई एटॉमिक की, तो ओजोन जो है वो ट्राई एटॉमिक है। वहीं बात करें हम टेट्रा एटॉमिक की, तो P4 मात्र एक ऐसा जो एलिमेंट है जो कि टेट्रा एटॉमिक है। वही बात करें हम हेक्सा एटॉमिक की,
तो हमारा हेक्सा एटॉमिक है वो है आपका फास्फोरस के बगल में ही है सल्फ़र जो कि S6, और सल्फ़र ही आपका ऑक्टा एटॉमिक के फॉर्म में भी पाया जाता है यानी कि S8 के फॉर्म में भी पाया जाता है, तो ये ऑक्टा एटॉमिक के रूप में भी पाया जाता है। अब यदि हम बात करें सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीज़ियम, ये ऐसे मेटल हैं यानी कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें कि हम केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखते हैं। यानी कि यदि हम इसको वाटर या फिर मॉइस्चर में छोड़ते हैं तो ये फायर प्रोड्यूस करते हैं, इसमें आग लग जाती है, इसलिए इन्हें किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिन्हें वाटर में रखा जाता है, जैसे कि फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस स्टोर इन वाटर। और आपका जो फास्फोरस है ये येलो फॉर्म में भी पाया जाता है और वाइट फॉर्म में भी पाया जाता है। अब यदि आपसे पूछे कि सबसे जहरीला एलिमेंट कौन सा है तो वो है प्लूटोनियम। तो आप देख सकते हैं प्लूटोनियम, ये वाला 94 एटॉमिक नंबर है प्लूटोनियम, जो कि सबसे जहरीला तत्व है। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी की, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। तो इन सबों के बारे में हम जानेंगे कि कैसे ये पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। तो मैं आपको एरो के थ्रू समझाऊंगा और जिस तरफ एरो का हेड रहेगा मतलब उस तरफ बढ़ेगा। तो हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक जो रेडियस होता है यानी कि जो परमाणु त्रिज्या होती है वो लेफ्ट टू राइट घटती है, यानी कि स्टार्टिंग में परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है, जैसे जैसे हम आगे की ओर जाते हैं परमाणु त्रिज्या घटती है, इसलिए मैंने आगे की ओर एरो लगाया। वही बात करते हैं हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो ये लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी जो होती है वो भी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। तो यानी कि ये तीनों जो प्रॉपर्टी है वो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, बट आपका जो एटॉमिक रेडियस है ये इसका अपोजिट है। और जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जितने भी नॉन मेटल हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जो कि लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं। वही हम बात करें आपके मेटल के बेसिक ऑक्साइड की, तो वो आपके लेफ़्ट टू राइट घटते हैं। तो यानी कि आपको पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में आपको बेसिक ऑक्साइड मिलेंगे और जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे एसिडिक ऑक्साइड आपको मिलेंगे। तो जिन हमारे स्टूडेंट ने एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्साइड ये सभी नहीं पढ़ा है वो टेंशन न ले। आगे आने वाले वीडियो में मैं इनके बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पे मैं हर एक टॉपिक को आपको डिस्कस करते चलूँगा और ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे आपके पीरियोडिक टेबल में घटती हैं या बढ़ती हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं, और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।